हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम आपको जो जैसे आपको मैंने 10th की बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था जीवन की प्रक्रिया। उस जीवन की प्रक्रिया का चैप्टर का हमने क्या किया था, पाचन वाला जो लेक्चर था वो हमने आपको क्या किया था, बता दिया था। पाचन एवं अवशोषण करके जो पूरा टॉपिक होता है उसको हमने क्लियर कर दिया। आज के लेक्चर्स में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया सा ध्यान दीजिएगा, 10th बायोलॉजी। और एक चीज आपको हम पहले ही बता रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये बायोलॉजी है ये आपके कंपटीशन लेवल पे हर जगह उपयुक्त होती है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। ये चैप्टर होगा आपका श्वसन तंत्र। और फिर आइए अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जीवन की प्रक्रिया वाला ही चैप्टर है। इस जीवन की प्रक्रिया के जो चैप्टर में जो श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र वाले पूरे लेक्चर्स में क्या करेंगे, आपको हम पहले बताएंगे श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का हुआ करता है, फिर श्वसन की क्या हुआ करते हैं, श्वसन तंत्र क्या होते हैं, उसका डायग्राम आपको बनाना है। और फिर श्वसन की क्रिया विधि आपको समझानी है कि कैसे सांस लेते हैं तो कौन कौन से मार्ग से होते हुए ऑक्सीजन और वायु क्या हुआ करती है, जाती है। तो ये पूरा एक टॉपिक होगा आपके लिए, यूनिक लेक्चर होगा। और उसमें फिर हीमोग्लोबिन का क्या सिग्निफिकेंस वगैरह होता है, महत्व होता है, इन सब चीजों के भी बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम यहाँ पे आज सबसे पहले एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगाया किया करते हैं, श्वसन। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में हम लोग कहा किया करते हैं रिस्पायरेशन। क्या कहा किया करते हैं भैया, रिस्पायरेशन। तो आप सबसे पहले चीज ध्यान दीजिए, श्वसन। एक चीज जैसे मैंने बताया था आपको कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है भाई। उनके जैसा जो शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं, और जैविक क्रियाएं और कोशिकाओं की वृद्धि की क्रिया के लिए क्या हुआ करता है, भोजन की आवश्यकता हुआ करती है। तो जो ये भोजन हुआ करता है, जीवधारियों को प्राप्त हुआ करता है, वो आपका कहां से, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। भोजन आपको मिला ही, तो उस भोजन से हमको क्या प्राप्त हुआ करती है, ऊर्जा। अब जो ये भोजन है उससे ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त हुआ करती है, तो आपको हम बता दें, जो हमारा भोजन होता है जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जब शरीर के अंदर वो जाता है तो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस से क्या हुआ करता है, उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अब हमारे भोजन में मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोज। और जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा की सहायता से हमारे शरीर की जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, कोशिकाओं की वृद्धि हुआ करती है और अन्य सभी क्रियाएं हुआ करती हैं, वो पूरी हुआ करती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए पहले। जो हम भोजन ग्रहण किया करते हैं उसमें से क्या हुआ करता है, जो ग्लूकोज हुआ करता है उसका अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल निकलता है। लेकिन ऊर्जा का हम क्या किया करते हैं, उपयोग किया करते हैं। तो जो ऊर्जा उपयोग में लाई जाया किया करती है, वो ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त हुआ करती है, ये प्राप्त तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सब लोग पहले डिफिनेशन अभी नहीं लिखूंगा, अभी पहले शुरुआत की बात मैं बता रहा हूं। समस्त जीवधारियों को भोज्य पदार्थों से, अब भोज्य पदार्थों में क्या होता है, ग्लूकोज। भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों को क्या हुआ करता है, इस भोज्य पदार्थों से क्या प्राप्त हुआ करती है, ऊर्जा। अब वो ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त होती है, तो जो भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज पदार्थ होता है, जल होता है। लेकिन जो ऊर्जा के मुख्य रूप से सोर्स होते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से शरीर की कोशिकाओं का विकास होता है। तो अब क्या हुआ करता है, आगे ध्यान दीजिए,
भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, क्या मैंने बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या आता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज। जितनी एनर्जी की कमी होती है वो ग्लूकोज से होती है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अपघटन से, या डायरेक्ट लिखो के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इतनी चीज अब आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं उन सभी जीवधारियों को भोजन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोजन में उपस्थित ग्लूकोज, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज से ही, फैट से भी मिलती है, लेकिन हम मुख्य रूप से ग्लूकोज पढ़ते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो होता है एनर्जी का मेन सोर्स ही माना जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या हुआ करती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है और उसके ऑक्सीकरण से क्या हुआ करता है, कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ा किया करते हैं, श्वसन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ा किया करते हैं, श्वसन के अंतर्गत, इसी के ही अंतर्गत पूरी चीज को ध्यान दिया करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको हम ये बताते हैं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए, जैविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहली चीज तो आप यही बताओगे कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है, जिसमें भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैंने केमिस्ट्री में इसको बताया था कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में क्या निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसीलिए श्वसन एक कैसी अपक्रिया बताया था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट पहले कंफर्म कीजिए कि श्वसन है क्या चीज। श्वसन एक ऑक्सीकरण है, मतलब यहां ऑक्सीजन क्या करता है, जो ग्लूकोज आपने खाया हुआ है उसको ये ऑक्सीकृत करता है, तोड़ता है, जान लीजिएगा। तो आप एकदम सीधा सीधा आप कह सकते हो कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और कैसी ऑक्सीकरण है, जैविक ऑक्सीकरण है। यह भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके शरीर में जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तब होता है, और वैसे ही कोई चीज जलता रहे तो उसको दहन कहते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आप लकड़ी जला दिए, जल रही है, वो ऑक्सीकरण नहीं, वो दहन है। लेकिन जैविक ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ करता है, जो जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। एक एक टॉपिक समझिए पहले। श्वसन एक जैविक, मतलब जो जीवधारियों में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्या हुआ करती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज आप डिफिनेशन, अब यहां से डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, डिफिनेशन यहां पे आ गई। अब चाहे आप हेडिंग लिख सकते हो, श्वसन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन। चलिए ध्यान समझिए। श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण, श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक क्या है, श्वसन एक कैसी ऑक्सीकरण है, जैविक ऑक्सीकरण। जैविक का मतलब जो जीवधारियों के शरीर में, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आप कह सकते हो कि श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण होता है, जिसमें, डिफिनेशन पहले समझ लीजिए उसके बाद बता रहे हैं, जिसमें भोज्य पदार्थों, जो हमने भोजन के रूप में ले रखा है, भोज्य पदार्थों, और ब्रैकेट में क्या होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज, जिसमें भोज्य पदार्थों और ब्रैकेट में मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोज का, या ग्लूकोज के किस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप
जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, जिसमें भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, रिस्पायरेशन इज अ बायोटिक ऑक्सीडेशन in which food material as like glucose biotic oxidized to give carbon dioxide, water and energy। इसमें हम सीधा सीधा कह सकते हो कि श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण होता है जिसमें भोज्य पदार्थों ब्रैकेट में ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ करती है, ऊर्जा, क्या ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और फिर क्या बताओगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। ये इसका समीकरण है और फिर इसका ये इक्वेशन है। इतना पहले आज देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बेसिक शुरुआत कर रहा हूं, तो शुरुआत में आपको पहले समझने लायक चीजें ज्यादा होती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया है, और फिर जिसमें भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। अब फिर ध्यान दीजिए, अब जैसे आपका श्वसन का समीकरण आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे लिख देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये है आपका क्या, C6H12O6, यही है आपका ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज हुआ करता है, हमारी बात को ध्यान दीजिए, अब ये जब टूटता है ऑक्सीजन 6O2, ये आपकी ऑक्सीजन है और यहां पे हो गया आपका ये ऑक्सीजन। अब हमारी बात को समझिएगा, ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन। तो अब ये ग्लूकोज क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपघटित करता है, और इसके अपघटन से क्या हुआ करता है, जब ये ऑक्सीकृत होता है ग्लूकोज तो कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 ही क्या निकला किया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 12 हाइड्रोजन है, जिसका मतलब जल में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6H2O भी निकलता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता है। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन, तो आधा जल होगा ना उसका, 6H2O हो गया आपका। और अब बचा क्या है, एनर्जी, एनर्जी काउंट की जाती है और वो होती है 673 किलो कैलोरी। एक मैं इतना आसान तो बता दे रहा हूं, लेकिन इतना ये रिएक्शन आगे अभी आपको समझ में आएगा जब पढ़ाया जाएगा पूरा इसका मैकेनिज्म, तो ये पूरा इतना आसान नहीं होता है। इसमें पहले ग्लूकोज से क्या होता है, पारुविक अम्ल बनता है, फिर पारुविक अम्ल टूटता है तो जा करके आपका इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब पारुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, फिर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, तब बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं कितना आसान है। लेकिन अभी भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम यही बताएंगे आपको, तो इतनी बात पहले एकदम कंफर्म हो गई होगी। और अगर एकदम विधिवत तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट और लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपको हमने क्या बताया, समस्त जीवधारियों को भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं बिना भोजन के उनका जीवन संभव नहीं होता है, और वो जो ऊर्जा हुआ करती है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद मैंने बताया श्वसन की डिफिनेशन क्या है, श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्या है, जैविक ऑक्सीकरण होता है जिसमें भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। तो ये हमारा भोज्य पदार्थ क्या हमने लिया, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो यहाँ आपको बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे नाम जरूर लिखा किया करें आप लोग। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका जल, और ये आपकी क्या है, ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी। तो ये पूरा श्वसन का एक क्या था, डिफिनेशन था। तो अब आगे आइए, हमारी बात को आगे समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम आपको ले चला किया करते हैं, आगे जो डिफिनेशन इसकी आएगी वो है श्वसन की क्रिया के प्रकार। एस करूं पहले, एकदम बढ़िया समझिएगा, और मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि आप जितना इसको अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही मजा आएगा। केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ा
पढ़ाया था आपको उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। बायोलॉजी के जहाँ से आपने स्टॉप किया था उसी के आगे इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। आप बायोलॉजी भी पढ़ लीजिए तो फिर। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। सुनिए मेरी बात, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसमें क्या हुआ करता है, भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद फिर आपको बता दे रहे हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। तो पहले आप ये जानेंगे कि श्वसन अंग किसे कहते हैं। श्वसन अंग के पहले ही आपको एक चीज यहां पे हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले श्वसन अंग किसे कहते हैं। तो जो श्वसन की क्रिया में सहायक अंग होते हैं उन्हीं को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन ऑर्गन नोन एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं तथा इन्हीं अंगों के समूह को श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र कहते हैं। ये श्वासोच्छ्वास क्या हुआ करता है, इस चीज को हम भी आपको क्या करेंगे, पूरा एकदम डिटेल में समझाने का प्रयास। तो सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान दीजिए, श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को हम क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं तथा श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन ऑर्गन्स नोन एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं तथा श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। एक चीज आपको यहीं पे हम अभी आपको आगे भी पढ़ाएंगे, श्वसन एक पूरी प्रक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है, जल प्राप्त होता है। लेकिन एक होता है सांस लेना, ब्रीथिंग। सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया होती है। सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया होती है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, बाहर की जाती है। सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया है। लेकिन आपको एक बता रहे, सांस लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। और जब ऑक्सीजन गैस अंदर करते हो तो उसको निश्वसन कहते हैं और जब ऑक्सीजन गैस बाहर करते हो तो उसको उच्छ्वसन कहते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र और श्वासोच्छ्वास तंत्र एक ही होता है, क्योंकि दोनों हेल्प उसी में कर रहे हैं। श्वासोच्छ्वास तंत्र और श्वसन तंत्र का मतलब एक ही होता है, जान लीजिएगा। नहीं तो आप कुछ और सोचिए कि श्वासोच्छ्वास तंत्र कुछ और है और श्वसन तंत्र कुछ और है, नहीं। लेकिन अंतर जो है वो बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी पहले इसको पूरा समझ लीजिए, फिर आपको हम श्वसन तंत्र के बाद फिर पढ़ा देंगे श्वासोच्छ्वास तंत्र क्या होता है। तो इसके बाद फिर ध्यान दीजिए, आगे आपको बता दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया, श्वसन तंत्र कहते हैं। अब फिर यहीं पे लिख दीजिएगा सांस लेना।
पहले आपको समझा दे तब। सांस लेना या इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग, और या श्वासोच्छ्वास, दोनों में अंतर चलिए। श्वासोच्छ्वास, श्वसन की बात समझ में आ गया। श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद भोज्य कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। लेकिन सांस लेना क्या है, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी हो गई, जान लीजिए। इसमें कहाँ वो एनर्जी तुरंत निकल गई। तो ये क्या है, लेकिन पूरा हेल्प तो वही कर रहा है ना, फिनामिना तो वही चल रहा है। तो यहाँ पे जब सांस लेने की बात कही जाए श्वासोच्छ्वास की, इसलिए बच्चे छोटे रहा करते हैं तो उनको श्वसन कहा जाता है, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। लेकिन अभी जब आप जिस स्टैंड अप पे हो वहां पे इन दोनों में अंतर करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अंतर दोनों में कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। और अंतर यही कर रहा हूं कि सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस मतलब शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है श्वसनांगों में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ऑक्सीजन अंदर की जाती है तो उसको निःश्वसन कहते हैं, और जब बाहर की जाती है तो उसको उच्छ्वसन कहते हैं। इन रिस्पायरेशन और एक्स रिस्पायरेशन, एक्स माने बाहर एग्जिट और इन माने एंटर अंदर। तो इस तरीके से आप इसकी भी डिफिनेशन यहां पे लिख सकते हो। चलिए देखिए, सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया है। सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस या शुद्ध वायु, ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, मतलब शरीर में प्रवेश करती है, और फिर श्वसनांगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त की जाती है। ये चीज ध्यान दीजिए। सांस लेना एक गैसीय विनिमय की क्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है और श्वसनांगों से क्या की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है, और इसी प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा दोनों में। उसमें तो पूरा का पूरा प्रोसेस है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, तो वो श्वसन है। लेकिन सांस लेना क्या है, एक गैसीय विनिमय की क्रिया है जिसमें वायुमंडल से आपके ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है और श्वसनांगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। और जब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस श्वसनांगों में प्रवेश करती है उसको निःश्वसन कहते हैं, इन रिस्पायरेशन। और जब क्या होती है, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दो तो उसको एक्स रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। और अब आपको बता रहे दोनों का कार्यक्रम वही है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र तो आप लोग लिख लिए हो, अब चाहे आप लिख दीजिए मनुष्य का श्वासोच्छ्वास तंत्र, पूरी की पूरी डिफिनेशन। अब यही से श्वासोच्छ्वास तंत्र या श्वसन तंत्र बात एक हो ही नाम लीजिएगा, क्योंकि दोनों का कार्य वही है, लेकिन हेल्प करना दोनों का काम पूरा एकदम कंफर्म हो सकता है। तो अब हेडिंग होगा श्वासोच्छ्वास तंत्र, या डायरेक्ट चाहे लिख दीजिए मनुष्य के श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र की संरचना।
ये हेड यू। मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जो इतनी डिफिनेशन बताया क्लियर हो गई ना। श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया जिसमें ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। फिर मैंने बताया सांस लेना, श्वसन अंग किसे कहते हैं, श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने बताया क्या कि श्वासोच्छ्वास, पहले सांस लेना या श्वासोच्छ्वास क्या होता है। सांस लेना या श्वासोच्छ्वास एक गैसीय विनिमय की क्रिया होती है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण की जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या की जाती है, मुक्त की जाती है। इतनी चीज पहले समझ लीजिएगा, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा सबको। अब श्वसन तंत्र की संरचना कह रहा है तो एक लाइन तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा, श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। जो श्वसन की क्रिया में सहायक अंग है उसको श्वसन अंग कहोगे, और श्वसन अंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत छोटा सा चैप्टर है मेरे हिसाब से, जिसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं और जिसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। अब पहला अंग जो श्वसन अंग का होता है आपको हम बताने जा रहे हैं, वो होती है नासा छिद्र। क्या होता है, नासा छिद्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब डायग्राम बनेगा। नोजल पोर। दूसरा होता है नासा गुहा, नोजल कैविटी। फिर तीसरा होता है कंठ, और फिर होती है श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली। और फिर होती हैं श्वसनिकाएं, ये ट्रैकिया और ये ब्रैंक्यूल्स। फिर होता है फेफड़ा। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा, या इसी को भी एक नाम से और जानते हैं, फुफ्फुस। किसके नाम जाना करते हैं, फुफ्फुस। और फिर होता है कूपिका, और इसी कूपिका को हम लोग कहते हैं वायुकोश। एक फेफड़े में 15 करोड़, दोनों फेफड़े में 30 करोड़। और फिर लास्ट में डायाफ्राम, जो ऊपर नीचे आपका होता है बच्चों का, डायाफ्राम एवं पसलियां। इतने ऑर्गन होते हैं मनुष्य के। इसी को श्वास तंत्र की भी कहोगे, श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी। श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं और जिसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं, और उसमें पहला कौन सा है, नासा छिद्र, नोजल पोर, जहां से आपकी वायु सबसे पहले इंटर करेगी। मुख से सांस लेना खतरनाक होता है, मैं पहले ही बताया हूं इस चीज को, और आज अभी आगे बताएंगे भी, जब पढ़ाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद नासा छिद्र के बाद आगे जो ये उभरा हुआ नाक का भाग होता है, ये नासा गुहा वाला होता है। फिर नासा गुहा और जाकर के जब पीछे श्वास नली और ग्रास नली मिलती है तो वहां पे एक कंठ बनता है जहां से आपकी आवाज बाहर आती है। और फिर श्वास नली गले के अंदर एक निकली हुई आपकी ट्रैकिया होती है, वो जाकर के फेफड़े को जोड़ती है। और फिर श्वास नली से ही पतली पतली निकली रहती है, उसको श्वसनिकाएं कहते हैं। और प्रमुख श्वसन अंग क्या हुआ करता है, फेफड़ा होता है, फुफ्फुस। और फिर उस फेफड़े के अंदर छोटी छोटी बहुत असंख्य संख्या में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको वायुकोश या कूपिका कहते हैं। और फिर जो ये फेफड़ा है वो जिस पूरे भाग में सुरक्षित पड़ा हुआ है,
सांस लेते हो तो फूलते पचकते हो, तो वही पूरा भाग क्या कहलाता है? पसलियों से बना हुआ एक पूरा घेरा है, उसको डायाफ्राम एवं पसलियां कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स के अंतर्गत मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। मेन चीज क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, फिर श्वसन सांस लेना किसे कहते हैं या श्वासोच्छ्वास क्या होता है, फिर आपको अगली चीज बता दी है श्वसन अंग किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, और फिर श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र के अंतर्गत कौन कौन अंग आते हैं। तो मनुष्य के श्वासोच्छ्वास तंत्र के अंतर्गत नासा छिद्र, नासाकुआ, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़ा, कुपिका, डायफ्राम, ये सब होते हैं। और प्रमुख श्वसन अंग मनुष्य का क्या होता है, तो फेफड़ा या क्या होता है, कुपिका। मुख्य रूप से फेफड़ा या फुफ्फुस, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं इसको, ये प्रमुख श्वसन अंग होता है। तो इतना का लेक्चर आप बढ़िया से देखें। अब इसके बाद कल आपको पहले एक डायग्राम बनाएंगे, तब ये सब पूरे पार्ट वहाँ पे एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएंगे। डायग्राम फिर पूरा समझ में आएगा। और जैसे आपको मैंने बताया क्या, जहाँ से आपकी बायोलॉजी समाप्त हुई है वहीं से ही इसको आप आगे नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। चैप्टर वही है आपका, जीवन की प्रक्रिया ही चल रहा है। नए पेज से हेडिंग लिख करके श्वसन तंत्र करके नया चैप्टर शुरू कर दीजिएगा। और ये चैप्टर चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की, चाहे एसएससी की, चाहे ग्रुप डी की, चाहे जिस कहने भी कहने का मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ सब में भी क्या होता है, एक नॉर्मल बायोलॉजी के क्वेश्चन के रूप में से पूछे जाते हैं। इसलिए बायोलॉजी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।